सरफराज किसी को धोखा नहीं देगा। एक मशहूर फिल्म का ये मशहूर संवाद है जो आजकल खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ये संवाद, ये डायलॉग क्रिकेटर सरफराज खां को लेकर अब वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि सरफराज ने क्रिकेट को तो धोखा नहीं दिया, लेकिन बीसीसीआई, मुख्य चयनकर्ता और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सरफराज खां को धोखा दिया है। सरफराज खान का टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले सीरीज में इंडिया ए टीम में नहीं हुआ है और इसके बाद से ही सरफराज खान खबरों में बने हुए हैं। क्रिकेट पंडितों को भी उनके भारतीय ए टीम में न चुने जाने पर हैरत है और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनके चयन का वजह क्या है। क्या इसकी वजह क्रिकेट या कुछ और है? और फिर इसे लेकर एक सियासत भी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने सरफराज खां के, कुछ सियासी दलों जिनमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी है, AIMIM है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इन तमाम दलों ने सरफराज खां की प्रतिभा के, जो ये तमाम दल सरफराज खां की प्रतिभा की कायल है, लेकिन उनके टीम में न चुने जाने पर सवाल उठा रहे हैं और इसे मजहब से जोड़ के देखा जा रहा है कि उनका सरनेम अगर खान नहीं होता तो शायद उनके साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं होती। और सच भी है, कई बार ये लगता है देखने में, खासकर मोहम्मद शमी की जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, सरफराज खां है, कई और। हालांकि मेरा जहां तक व्यक्तिगत मानना है कि क्रिकेट में या खेलों में जाति और धर्म का तड़का नहीं लगाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी होता है, वो किसी जाति और धर्म से जुड़ा नहीं होता है। लेकिन क्रिकेट का जो माहौल है, खासकर गौतम गंभीर के जब से कोच बने हैं और टीम में जो एक खास विचारधारा की, जो एक खास विचारधारा दिखाई दे रही है, क्योंकि वो एक भारतीय जनता पार्टी से के सदस्य भी रहे, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि उनका उस विचारधारा से जुड़े होने की वजह से न तो सरफराज खां चुने गया न मोहम्मद शमी। हालांकि ये भी सही है कि मोहम्मद सिराज भारतीय टीम का हिस्सा है और आवेश खां को भी कभी ना कभी टीम में चयन किया जा रहा है, लेकिन यह है कि सरफराज खां को लेकर सवाल तो बनते हैं। सरफराज खां टीम में नहीं है, इसे लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट के रोचक से जानकारी और एक और आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और बेल आइकन दबाना न, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अंत में एक बात और कि वीडियो में पूरा वीडियो देखें। अगर बातों को समझना, सरफराज खां को लेकर जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, इन्हें समझना है तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। सरफराज खां टीम में नहीं है तो वजह क्रिकेट है या कुछ और? जिसने ढेरों रन बनाए हैं, जो लगातार रणजी ट्रॉफी में सफल हो रहा है, घरेलू क्रिकेट में लगातार उसने रन बटोरे हैं और साउथ अफ्रीका के टीम के खिलाफ इंडिया ए टीम में न चुना जाना, उसे कई तरह के सवाल चयनकर्ताओं पर, बीसीसीआई पर और खासकर मुख्य कोच गौतम गंभीर पे खड़े हो रहे हैं। सरफराज खां के नया चुने जाने पर लेकर इसे सियासी रंग भी दिया जा रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और समाजवादी पार्टी सांसद भरत बर्क ने इसे मजहब जिस जोड़ से देखने की कोशिश की है। हालांकि क्रिकेट में इस तरह की चीजें होती नहीं। क्रिकेट है किसी भी खेल दरअसल तो 22 गज की पट्टी पर ही खेला जाता है और उस पर ही परफॉर्म किया जाता है। लेकिन सरफराज खां के मामले में थोड़ी देर के लिए कहा जा सकता है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। परफॉर्मेंस में कोई अगर मगर नहीं है। तो
बहुत ये चीज है कि कुछ कि उनकी वजह क्या है, वो क्रिकेट है या कुछ और वजह है। ऐसा कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर उनसे नाखुश है। गौतम गंभीर ने शायद इस तरह की बात कही है कि वो ड्रेसिंग रूम की बातें इधर उधर करते हैं, लेकिन ऋषभ पर या ईशान किशन और श्रेयस अय्यर या दूसरे खिलाड़ियों को लेकर भी तो इसी तरह की बातें थी, जिन्हें बाद में फिर से पुनर्वास किया गया। सरफराज खान ने अगर तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि अगर उन्होंने डिसिप्लिन अनुशासन तोड़ा है तो कौन सी वजह है जिसकी वजह से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जा रहा। उन्होंने ढेरों रन बनाए। सरफराज ने हर उस चीज को एड्रेस किया जो उनसे कहा गया। उनके वजन को लेकर बात थी कि वो बहुत, उनका वजन काफी है। सरफराज ने वेट कम किया, वजन लूज किया। और जैसा मैंने कहा कि क्रिकेटर को या किसी क्रिकेटर को दो ही चीज से जज किया जा सकता है। एक खिलाड़ी यानी क्रिकेट जो खेलता है उसे दो ही चीज से जज किया जा सकता है, पहला अनुशासन और दूसरा उसका प्रदर्शन। अगर वो गेंदबाज है तो गेंदबाज में क्या किस तरह का उसका प्रदर्शन है, और बल्लेबाज है तो फिर किस तरह की बल्लेबाजी करता है, रन कितने बटोरता है, और ऑलराउंडर है तो दोनों क्षेत्रों में। और फिर आज तो फील्डिंग का भी बहुत महत्व है। तो एक ऑलराउंड प्रदर्शन, बल्लेबाज होगा, गेंदबाज हो या ऑलराउंडर हो, इसे लेकर पर यानी प्रदर्शन मुख्यतः ये आधार बनना चाहिए। और जहां तक ये है कि प्रदर्शन और अनुशासन क्या कुछ किया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरफराज ने अनुशासन क्या तोड़ा है, क्या कुछ किया है, ये कहीं कोई पब्लिक डोमेन में नहीं, लोगों के सामने ये नहीं। सिर्फ अफवाह ऐसी है कि गौतम गंभीर ने ये कहीं कहा कि वो ड्रेसिंग रूम की बातों को बाहर करते हैं, लेकिन कहीं इसका कोई सबूत इस तरह का नहीं है। तो फिर वही बात फिर अटक जाती है। गौतम गंभीर अपने काल के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने तब से उनके नजरिए में जो फर्क आया है, वो फर्क बीसीसीआई और भारतीय टीम के चयन में भी देखा जा सकता है। और कुछ जिस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं लोगों को टीम में लेने न लेने पर, और टीम अपनी पसंद नापसंद थोपने पर, उसे लेकर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि गौतम गंभीर नहीं चाह रहे हैं कि उन्हें या तो भारत की टीम में या भारतीय टीम में उन्हें जगह दी जाए। और इस सवाल अजीत अगरकर पर भी है कि दोनों जिस तरह का यानी जिस तरह की जोड़ी दोनों मिलकर भारतीय क्रिकेट को किधर ले जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सरफराज का प्रदर्शन पर तो कोई उंगली उठा नहीं सकता। यंगस्टर है वे, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यंगस्टर थे वे, भारतीय टीम में उनकी जगह बनेगी नहीं बनेगी ये अलग सी बात है, लेकिन अभी भी यंग हैं, जवान हैं, और लगातार बल्ले से उनके रनों का प्रवाह फूट रहा है। तो जाहिर है कि वो अपना काम कर रहे हैं। चयनकर्ताओं, बीसीसीआई और दूसरे लोगों को अब काम करना है कि उन्हें किस तरह से भारतीय उसका उपयोग किस तरह से किया जाए। वो भारत के लिए खेल सकते हैं। आखिरी मैच या आखिरी सीरीज जिसको क्या, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, और पहले टेस्ट में उन्होंने 150 रन बनाए थे, और उस पूरे सीरीज में सभी बल्लेबाज फ्लॉप हुए थे, लेकिन इकलौते ये थे और ऋषभ पंत जिन्होंने, इनकी जोड़ी ने पहले टेस्ट में कमाल का प्रदर्शन किया था। 150, ऋषभ पंत ने भी संभवतः 99 रनों की बनाए थे, और दोनों ने कमाल का प्रदर्शन किया था। उसकी वजह से भारतीय टीम ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था। तीसरे टेस्ट भी हारे थे हम लोग। पहले 3 टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग घरेलू सीरीज में हारे। अभी तक सरफराज ने 6 मैच खेले हैं, 6 टेस्ट खेले हैं, उसमें 350 यानी 3 अर्धशतक जमाए हैं और 1 शतक जमाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 रनों की पारी खेली। एवरेज उनका 37.110 का है, यानी 37। और किसी भी यानी यंगस्टर्स के लिए, युवा खिलाड़ी के लिए ये एवरेज अपने आप में उनकी प्रतिभा को दर्शाता है, और इसे खराब नहीं कहा जा सकता। फिर वो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी के लिए, लेकिन एक भी मैच नहीं खेला, उन्हें जगह ही नहीं मिली एक भी टेस्ट में खेलने में। हालांकि उससे पहले न्यूजीलैंड से पहले इंग्लैंड से जब उन्होंने शुरुआत की थी, इंग्लैंड के उसके बाद बांग्लादेश का भी 2 टेस्ट हुआ, लेकिन उसमें भी उन्हें जगह नहीं मिली, शायद इसलिए कि विराट कोहली आ गए थे। और इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्हें दूसरे टेस्ट में उससे पहले जगह मिली थी, विराट कोहली ने अपने को विड्रॉ कर लिया था। वो कई कारण रहे। इंग्लैंड फिर गई टीम, इंग्लैंड में ड्रॉप कर दिया गया। फिर ऑस्ट्रेलिया वनडे, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ए टीम आई, साउथ अफ्रीका में भारतीय ए टीम में उन्हें नहीं लिया गया।
तो डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 5 सालों में सरफराज के ने 100 से ज्यादा औसत से रन बनाए। और कैरियर की बात किया जाए, उनके कैरियर पर नजर डाले तो उनका कैरियर का औसत 65 है। यानी ट्रकों में भर भर कर रन बटोरे हैं उन्होंने। लेकिन नची मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को नजर आता है, और गौतम गंभीर को भी, और न मुख्य कोच गौतम गंभीर को नजर आता है, और बीसीसीआई को भी नजर नहीं आता, क्योंकि सारे लोग वहाँ वो जैसे जिस तरह से कभी फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि जोकरों का एक समूह वहाँ बैठा हुआ है। मोहम्मद अमरनाथ ने कहा था कि जोकरों का एक समूह, तो जोकरों का एक समूह वहाँ बैठा हुआ था। इंग्लैंड के खिलाफ सरफराज को सेकंड टेस्ट में मौका मिला, उन्होंने 62 रन बनाए और पहली पारी में रन आउट हो गए। दूसरी पारी में नाबाद 68 रन बनाए, दूसरे में 14 और 0, और अंतिम टेस्ट में 56 रन बनाए। सीजन खत्म हुआ, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें चुना गया। हालांकि इससे पहले बांग्लादेश की सीरीज की बात थी कि बांग्लादेश के खिलाफ 2 सीरीज हुए, लेकिन उसमें उनका चयन नहीं हुआ, खिलाफ नहीं खेले। शायद इसकी वजह विराट कोहली भी रहे हों, चूंकि उन्होंने टीम में वापसी कर ली थी। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें चुना गया। पहले टेस्ट में 0 और 150 उन्होंने बनाया। उसके बाद दूसरे टेस्ट में 11 और 9, और तीसरे टेस्ट में 0 और 1। ऑस्ट्रेलिया गई, खेला ही नहीं एक भी। इंग्लैंड गई भारतीय टीम, वहां खेला नहीं। लेकिन इंडिया ए की टीम के हिस्सा थे इंग्लैंड में, जो एक वहां कुछ मैच प्रैक्टिस मैच हुआ, उसमें उन्होंने 90 रनों की पारी खेली। फिर एक सिलेक्शन ट्रायल मैच हुआ इंडिया की 2 टीमों के बीच, उसमें भी उन्होंने 100 रन बनाए। तो ऐसा नहीं है कि सरफराज के बल्ले खामोश रहा, उन्हें मौके कम मिले। मौके दिए जाते तो जाहिर है कि जब मौके दिए जाएंगे किसी यंग खिलाड़ी को तो वो परफॉर्म भी करेगा। लेकिन यह है कि यहाँ बीसीसीआई सरफराज खां के साथ धोखा कर रहा है। मुख्य सिलेक्टर अजीत अगरकर सरफराज खां के साथ धोखा कर रहे हैं, और कोच गौतम गंभीर सरफराज खां को धोखा दे रहे हैं। सरफराज खां जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी को धोखा देना भारतीय क्रिकेट के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। उनको जो भी करना था उन्होंने किया, और शानदार प्रदर्शन किया। बल्ले से उन्होंने रन बटोरे। वेट कम करने की बात थी, वेट कम किया। 3 वजहों से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। ये वजह सिलेक्टर अभी तक बता नहीं पाए हैं, इसलिए सिलेक्टर कटघरे में खड़े हैं। जाहिर है कि अगर सरफराज खां की प्रतिभा को इसी तरह नजरअंदाज किया जाता रहेगा तो अजीत अगरकर हो या गौतम गंभीर हो या बीसीसीआई हो, लगातार कटघरे में खड़ी रहेगी। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से, नई जानकारी, नए रिकॉर्ड्स के साथ।